प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन व्याख्यान का जो शीर्षक लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, उसका नाम है अनुवाद, सिद्धांत और व्यवहार। इस शीर्षक को तैयार करने में मैंने जिस पुस्तक की विशेष रूप से सहायता ली है, उस पुस्तक का नाम है प्रयोजनमूलक हिंदी की नई भूमिका, जिसके लेखक डॉक्टर कैलाश नाथ पांडे हैं। साथ ही मैंने इंटरनेट, विकिपीडिया और कुछ अन्य सामग्री का भी मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है। अनुवाद आज के समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। सामान्य रूप में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि किसी भाषा में कही या लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद कहलाता है। किसी भाषा में कही या लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद कहलाता है। अनुवाद को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन शब्द से परिभाषित किया जाता है। अनुवाद का कार्य बहुत पुराने समय से होता आया है। संस्कृत में अनुवाद शब्द का उपयोग शिष्य द्वारा गुरु की बात के दोहराए जाने, पुनः कथन, समर्थन के लिए प्रयुक्त कथन, आवृत्ति जैसे कई संदर्भों में किया गया है। संस्कृत की वद धातु से अनुवाद शब्द का निर्माण हुआ है। अनुवाद शब्द का संबंध वद धातु से है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। वद धातु में घ प्रत्यय से वाद बनता है, फिर उसमें पीछे बाद में अनुवर्तिता आदि अर्थों में प्रयुक्त अनु उपसर्ग जोड़ने से अनुवाद शब्द निष्पन्न होता है। अनुवाद का मूल अर्थ है पुनः कथन या किसी के कहने के बाद कहना। शब्दार्थ चिंतामणि कोश में अनुवाद का अर्थ प्राप्तस्य पुनः कथने या ज्ञात अर्थस्य प्रतिपादने, अर्थात पहले कहे गए अर्थ को फिर से कहना आदि दिया गया है। वस्तुतः अनुवाद शब्द अनु और वाद से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पूर्व कथन के अनुसार कहना। इसकी व्युत्पत्ति अनु प्लस वद प्लस घ से हुई है, जिसका अर्थ है पुनरुक्ति अथवा उक्ति का पुनः कथन। एक विद्वान लिखते हैं कि अनुवाद अनु प्लस वाद प्लस घ शब्दों के योग से निष्पन्न होता है। पूर्व शब्द अनु उपसर्ग का अर्थ बाद में अथवा अनुवर्तित है। फलस्वरूप प्रस्तुत प्रसंग में अनुवाद का अर्थ है पुनर्कथन, रीस्टेटमेंट। इस अर्थ की पुष्टि शब्दार्थ चिंतामणि कोश में प्रतिपादित इस कथन से होती है, प्राप्तस्य पुनः कथन, अर्थात प्राप्त कथन का पुनर्कथन। संस्कृत के प्राचीनतम ग्रंथों में भी प्राय अनुवाद का प्रयोग फिर से कहने या दोहराने के अर्थ में हुआ है। संप्रति हिंदी या अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद या इसके पर्यायवाची शब्दों के भी अर्थ उक्त अर्थ से भिन्न नहीं है। हिंदी में अनुवाद एक बहुप्रयुक्त शब्द है। हिंदी में अनुवाद के लिए छाया, टीका, भाव अनुवाद, तर्जुमा, उल्था आदि शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। किंचित भेद से ये सभी शब्द अनुवाद के प्रतिपाद्य अर्थ को पुष्ट करते हैं। कई शब्दकोशों में अनुवाद का अर्थ है उल्था, भाषांतर, पुनः उल्लेख या पुनरुक्ति, पश्चात कथन, दोहराना, पुनः कथन, कहना, ज्ञात को कहना, समर्थन के लिए प्रयुक्त कथन,
मीमांसा में किसी विधि प्राप्त आशय का दूसरे शब्दों में ठहराना, आवृत्ति, सार्थक, आवृत्ति, इस प्रकार से किया गया है। पश्चिम के भाषा शास्त्री मोनियर विलियम्स अनुवाद शब्द के उक्त विभिन्न अर्थ की पुष्टि इस प्रकार करते हैं। अनुवाद इज सेइंग आफ्टर और अगेन, रिपीटिंग बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, explanatory repetition or reiteration with corroboration or illustration, explanatory reference to anything already said। कुल मिलाकर अनुवाद का अर्थ है बाद में दोबारा कहना, व्याख्यात्मक रूप से पुनः कथन, निर्देश, अथवा उद्धरण द्वारा व्याख्यात्मक पुनः कथन, पहले कही गई वस्तु का व्याख्यात्मक निर्देश ही अनुवाद है। अनुवाद शब्द का अर्थ सामान्यतः व्याख्या या विश्लेषण है। इसका अर्थ पूर्व कथित बात का विश्लेषण या उल्लेख या एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरण करना माना जाता है। संस्कृत साहित्य में विशेष रूप से ब्राह्मण ग्रंथों का वह भाग अनुवाद माना जाता है जिसमें पूर्वोक्त निर्देश या निधि की व्याख्या, चित्रण या टीका निहित होती थी और जो स्वयं को कोई विधि या निर्देश नहीं होता था। किसी कथन के पश्चात किया गया वाद ही अनुवाद था। कभी आचार्य अनुवाद करते थे, कभी कोई दक्ष शिष्य। आधुनिक साहित्य में अनुवाद शब्द के अर्थ का विकास या परिवर्तन हो जाने के कारण प्राचीन अर्थ मान्य नहीं रह गया है। अब एक भाषा में लिखे हुए या कहे हुए विषय को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहा जाता है। यह कला सिर्फ लिखित भाषा के समान ही प्राचीन नहीं है, बल्कि मानव भाषा के समान अति प्राचीन काल से इसका अस्तित्व संभव माना जा सकता है। तब से जब किसी चतुर दुभाषीय ने उच्चरित भाषा या संकेत भाषा की सहायता से एक भाषा भाषी के कथ्य को दूसरे भाषा भाषी तक पहुंचाया होगा। बहरहाल उपयुक्त शब्दों में अनुवाद शब्द का सही सटीक पर्याय कौन शब्द होगा यह कहना बहुत सरल नहीं है, लेकिन इतना सच है कि अनुवाद के लिए विभिन्न भाषाओं में विभिन्न शब्द इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। संस्कृत भाषा में इसके लिए छाया, भाषा, टीका, भाष्य, वार्तिक, व्याख्या आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। अरबी, फारसी तथा उर्दू में अनुवाद के लिए स्थूल रूप से तर्जुमा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन भाषाओं में तर्जुमा का अर्थ होता है एक जबान का दूसरी जबान में बयान करना। इन भाषाओं में तर्जुमा का अर्थ होता है एक जबान का दूसरी जबान में बयान करना। भारतेंदु नाटकावली में भारतेंदु जी नाटकों का तर्जुमा शब्द का प्रयोग अनुवाद अर्थ में ही करते हैं। इधर बांग्ला, असमिया, गुजराती, उड़िया, पंजाबी तथा तेलुगु में भी इसे अनुवाद ही कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में अनुवाद के लिए ट्रांसलेशन शब्द व्यवहृत हुआ है। TRANSLATION ट्रांसलेशन। ट्रांस और लेशन या लिशन शब्द से बने ट्रांसलेशन का शाब्दिक अर्थ है पार ले जाने की क्रिया। TRANS ट्रांस अर्थात पार और LATION लेसन ले जाने की क्रिया। इस प्रकार ट्रांसलेशन का स्पष्ट अर्थ हुआ स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पुनर्स्थापन या परिवहन आदि। इस व्युत्पत्ति परक अर्थ के अलावा इस शब्द का अर्थ अवतरण, सशरीर मुक्ति, क्रियान्वित करना, शरीर सहित स्वर्गगमन, भाषांतर, व्यवहार रूप परिवर्तन, छाया अनुकरण तथा भाषांतर निरूपण आदि किया गया है। इधर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ट्रांसलेशन शब्द के 4 अर्थ बताए गए हैं। पहला अर्थ बताया गया है ट्रांसफरेंस, रिमूवल और कन्वेंस फ्रॉम वन पर्सन, प्लेस और कंडीशन टू अनदर।
दूसरा अर्थ बताया गया है ट्रांसफरेंस ऑफ नॉन मैटेरियल थिंग्स, रिमूवल फ्रॉम अर्थ टू हेवन विदाउट डेथ। तीसरा ट्रांसफरेंस ऑफ ए डिसीज फ्रॉम वन पर्सन और पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। तथा चौथा बताया गया है द एक्शन और प्रोसेस of turning from one language into another, also the product of this a version in a different language। आगे हम अनुवाद की परिभाषा आपके समक्ष में इस रूप में प्रस्तुत करना चाहूँगा। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में आचार्यों ने अनुवाद को अनुवाक तथा अनुवचन भी कहा है। ऋग्वेद में इसके लिए अनुवदति अर्थात पीछे से कहता है या दोहराता है का प्रयोग मिलता है। कुल मिलाकर यह है कि विभिन्न ग्रंथों में अनुवाद की विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। उनमें से कुछ को इस प्रकार देखा जा सकता है। एतरे ब्राह्मण के अनुसार यद वाची प्रोदितायाम अनुब्रूयाद अन्य से वैनम उदिता अनुवादीनम कुर्यात। पाणिनि के अनुसार सदा प्रतिपत्ता प्रमाणांतर अवगतम अपयर्थ कार्यान अंतरार्थ प्रयोक्ता प्रतिपाद्यते तद अनुवादो भवति। अर्थात किसी और प्रमाण से विदित को ही दूसरे कार्य के लिए किसी के द्वारा श्रोता से जब कहा जाता है तब अनुवाद होता है। काशिका में अनुवाद का अंकन इस प्रकार किया गया है। प्रमाण अंतर अवगतस्य अर्थस्य शब्देन संकीर्तन मात्रम अनुवादः। अर्थात किसी अन्य प्रमाण से जानी हुई बात का शब्द के द्वारा कथन ही अनुवाद है। मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लुक भट्ट कहते हैं सामा गान श्रुतो ऋग यजु शोरन अध्याय उक्तस्य तस्यम अनुवादः। अर्थात यहाँ भी अनुवाद का अर्थ पुनः कथन ही है। जैमिनीय न्यायमाला में कहा गया है ज्ञातस्य कथनम अनुवादः। अर्थात ज्ञात का कथन ही अनुवाद है। सुप्रसिद्ध भाषा विज्ञानी और कोशकार डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अनुवाद को निम्न प्रकार से चित्रित करते हैं। भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है और अनुवाद है इन्हीं प्रतीकों का प्रतिस्थापन, अर्थात एक भाषा के प्रतीकों के स्थान पर दूसरी भाषा के निकटतम कथनत और कथ्यत समतुल्य और सहज प्रतीकों का प्रयोग। इस प्रकार अनुवाद निकटतम समतुल्य और सहज प्रतीकन या यथासाध्य समानक प्रतीकन प्रक्रिया है। अर्थात प्रतीकन यथासाध्य ऐसा होना चाहिए कि स्रोत भाषा के कथ्य में लक्ष्य भाषा में आने पर ना तो विस्तार हो, ना संकोच या अन्य किसी प्रकार का परिवर्तन। साथ ही स्रोत भाषा में कथ्य और अभिव्यक्ति का जैसा सामंजस्य हो, लक्ष्य भाषा में अनुदित होने पर भी यथासाध्य दोनों का सामंजस्य वैसा ही हो। संक्षेप में अनुवाद कथनता और कथ्यता निकटतम सहज प्रतीकन प्रक्रिया है। नाइडा कहते हैं कि ट्रांसलेटिंग consists in producing in the receptor language the closest natural equivalent to the message of the source language, first in meaning and secondary in style। कैटफोर्ड के विचार से एक भाषा में अनुभव संप्रेषण ही अनुवाद है। The replacement of textual material in one language by equivalent textual material in another language। फॉरेस्टर का कथन है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में संदर्भों और विचारों का स्थानांतरण ही अनुवाद है। ट्रांसलेशन इज द ट्रांसफरेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ ए टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर, bearing in mind that we cannot always dissociate the content from the form। पश्चिम के ही एक अन्य विद्वान के विचार से अनुवाद एक कस्टम हाउस है जिससे होकर स्रोत भाषा के प्रयोग का विदेशी माल लक्ष्य भाषा में अन्य स्रोतों की तुलना में अधिक आ जाता है यदि अनुवादक सतर्कता ना बरते। ट्रांसलेशन इज ए कस्टम हाउस
through which passes. If the custom officers are not alert, more smuggled goods of foreign idioms than through any other linguistic frontier. अनुवाद, स्वरूप तथा सिद्धांत। डॉक्टर विजयपाल सिंह अपनी पुस्तक कार्यालयीय हिंदी में लिखते हैं कि पश्चिम के अनुवादक विषयक सिद्धांतों एवं अध्ययनों के 3 चरण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अनुवाद विषयक प्रारंभिक चिंतन बाइबिल के अनुवादकों के आधार पर ही विकसित हुआ। पुनर्जागरण के बाद काव्य तथा अन्य साहित्यिक विधाओं के अनुवाद की प्रक्रिया एवं सिद्धांतों की ओर अनुवादकों का ध्यान गया। तीसरा युग अनुवाद के भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का युग है। भारत में रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरबिंदो जैसे मनीषियों ने अनुवाद के सैद्धांतिक पक्षों पर अपने अनुभवों के आधार पर थोड़ा बहुत विचार किया है। आजादी के बाद भारतीयों ने अनुवाद के सैद्धांतिक पक्ष पर विशेष रूप से सोचना प्रारंभ किया। वल्ल तोल, बच्चन, धर्मवीर भारती, माचवे आदि साहित्यकारों ने अपनी अनुवाद की भूमिकाओं में तथा अन्यत्र भी अनुवाद विषयक अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं। भारतीय विद्वानों को अनुवाद के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पहलुओं पर सोचने के लिए प्रेरित करने में भारतीय अनुवाद परिषद दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तिका जिस्टा का काफी योगदान रहा है। पाश्चात्य जगत में विशेषकर रूस, जर्मनी, फ्रांस आदि में इस विषय पर कार्य हुआ है। पाश्चात्य जगत में विशेषकर रूस, जर्मनी, फ्रांस आदि में इस विषय पर कार्य हुआ है। डॉक्टर आनंद प्रकाश खेमानी तथा वेद प्रकाश द्वारा संपादित अनुवाद कला कुछ विचार, भोलानाथ तिवारी का अनुवाद विज्ञान तथा काव्य अनुवाद की समस्याएं तथा केरल भाषा संस्थान द्वारा संपादित विवर्तन, डॉक्टर गोपीनाथ द्वारा संपादित अनुवाद और प्रयोग, डॉक्टर विश्वनाथ अय्यर द्वारा लिखित अनुवाद कला तथा डॉक्टर राजकमल वोरा द्वारा लिखित अनुवाद क्या है आदि ग्रंथ इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। बहरहाल अब हम विदेशी देसी विद्वानों द्वारा स्थापित अनुवाद संबंधी कुछ प्रमुख सिद्धांतों को इस प्रकार देख सकते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुवाद विषयक सिद्धांत। कवि और अनुवाद चिंतक आर्नोल्ड के अनुवाद संबंधी कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। अनुवाद का मुख्य गुण मूल निष्ठता है, किंतु उसे ना तो अत्यधिक मूलनिष्ठ होना चाहिए और ना अत्यधिक मूल मुक्त। अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि उसे सुनकर या पढ़कर वही प्रभाव पड़े जो मूल के श्रोताओं या पाठकों पर पड़ता रहा हो। A translation should affect us in the same way as the original may be supposed to have affected its first hearers. अनुवादक को मूल रचनाकार से तादात्म्य स्थापित कर उसके भाव तथा शैली विषयक मूल बिंदुओं को आत्मसात करके लक्ष्य भाषा में उतारना चाहिए। प्राय मूल लेखक तथा अनुवादक के बीच चिंतन, भाव तथा भाषा आदि का अंतर आ खड़ा होता है जो तादात्म्य नहीं स्थापित होने देता और तभी अनुवादक मूल के साथ न्याय नहीं कर पाता। मूल का कथ्य तथा कथन शैली दोनों ही अनुवाद में यथासंभव आने चाहिए। अनुवाद मूल से हीन होता है। फिट्स जेराल्ड के अनुवाद विषयक सिद्धांत। फिट्स जेराल्ड भी कवि थे। उमर खय्याम की रुबाइयों के मूल निष्ठ भाव अनुवाद तथा छाया अनुवाद करने के कारण इनकी ख्याति बढ़ी। इनके अनुवाद विषयक सिद्धांत अधोलिखित हैं। अपनी रुबाइयों के विषय में इन्होंने कॉवेल को लिखा था, वेरी अनलिटरल इट इज, मैनी क्वाट्रेंस आर मैस्ड टुगेदर। इस आधार पर उनका कहना था कि अनुवाद शब्द प्रति शब्द नहीं होना चाहिए। अनुवादक को अपनी रुचि के अनुसार अनुवाद में मूल रचना की पुनर्रचना करनी चाहिए, क्योंकि मरे शेर से जीवित कुत्ता कहीं अच्छा होता है। I am persuaded that XX translator must recast the original into his own likeness. XX the live dog is better than the dead lion. उन्होंने इसी बात को अन्यत्र भी दूसरे ढंग से कहा है, better a live a sparrow than a stuffed eagle.
काव्य अनुवाद में आवश्यकता अनुसार एक से अधिक छंदों को एक में मिलाया जा सकता है। यहाँ पर इस बात को मैं एक बार पुनः दोहराना चाहता हूँ कि अनुवादक को अपनी रुचि के अनुसार अनुवाद में मूल रचना की पुनर्रचना करनी चाहिए, क्योंकि मरे शेर से जीवित कुत्ता कहीं अच्छा होता है। और काव्य अनुवाद में आवश्यकता अनुसार एक से अधिक छंदों को एक में मिलाया जा सकता है। टिटलर के अनुवाद विषयक सिद्धांत। टिटलर के अनुवाद विषयक प्रमुख 3 सिद्धांत सामने आते हैं। नंबर 1, अनुवाद में मूल विचारों का पूर्ण अंतरण होना चाहिए। नंबर 2, लेखन की शैली और विधि उसी ढंग की हो जैसी कि मूल कृति की हो। नंबर 3, अनुवाद में मौलिक रचना की समस्त सहजता होनी चाहिए। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुवाद विषयक सिद्धांत। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुवाद विषयक सिद्धांत मुख्य रूप से जाने जाते हैं। नंबर 1, अनुवाद का मूल उद्देश्य है स्रोत भाषा की रचना के भाव या विचार लक्ष्य भाषा में यथासंभव अपने मूल रूप में लाना। नंबर 2, अनुवाद के लिए स्रोत भाषा में भावों या विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस अभिव्यक्ति का प्रयोग है उसके यथासंभव समान या अधिक से अधिक समान अभिव्यक्ति की खोज लक्ष्य भाषा में होनी चाहिए। लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा के यथासंभव समान जिस अभिव्यक्ति की खोज की हो वह लक्ष्य भाषा में सहज हो, अर्थात उसके सहज प्रवाह या प्रयोग के अनुकूल हो, स्रोत भाषा की छाया से मुक्त हो। आज के इस ऑनलाइन व्याख्यान में मैं आज अपनी बात को यहीं तक सीमित रखता हूं और पुनः जैसा कि मैं हमेशा से अपनी कक्षाओं में भी कहता हूं और ऑनलाइन व्याख्यान की जो मेरी श्रृंखला है उसमें भी मैं कहता हूं कि बच्चों को लिखने और पढ़ने का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि लिखना और पढ़ना ही आपको पूर्ण बनाता है। रीडिंग मेक यू ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो आज की इस श्रृंखला की जो हमारी कड़ी है अनुवाद सिद्धांत और व्यवहार, उसको मैं यहीं पर आज सीमित करता हूं और कल फिर किसी नए शीर्षक के साथ आपसे फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।